आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलम पटेल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर भोपाल से। मैं आज राजनीति विषय के अंतर्गत कक्षा 12वीं के अध्याय 1 शीत युद्ध के दौर के बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि समकालीन समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कैसे ये आगे बढ़ा, शीत युद्ध के दौर में किस किस तरह की घटनाएं घटी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। आज हम शीत युद्ध का दौर पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पहले भी युद्ध का नाम तो सुना ही होगा। युद्ध मतलब झगड़ा, प्रतिद्वंदता, एक दूसरे को अस्त्र शस्त्र से प्रहार, या आपने युद्ध हमेशा सुना होगा। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या होता है? जैसे युद्ध के आगे शीत जुड़ा है, इसका तात्पर्य है कि ठंडा युद्ध। युद्ध तो है और एकदम ठंडा युद्ध। शीत युद्ध से आशय राष्ट्रों के मध्य तनाव से है, जो लोगों के बीच मस्तिष्क में जो तनाव होता है उससे है। इसमें जो प्रत्येक पक्ष होते हैं वो ऐसी नीतियों का निर्धारण करते हैं जिसका उद्देश्य स्वयं को तो मजबूत करना है, परंतु जो दूसरा पक्ष है उसको कमजोर करना। तो ये जो युद्ध है एक वाक युद्ध है। वाक मतलब बातों के द्वारा, पत्र द्वारा, रेडियो प्रसारण द्वारा एक दूसरे पे टीपा टिप्पणी करना शीत युद्ध है। तो जब दो राष्ट्र एक दूसरे के प्रति बातचीत द्वारा, मंचन द्वारा, रेडियो प्रसारण द्वारा और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा एक दूसरे को टीका टिप्पणी करते हैं, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ये जो शीत युद्ध है वो दो गुटों का युद्ध होता है। इसमें दो गुट होते हैं जिसमें कुछ राज्य कुछ देश शामिल होते हैं। एक गुट में कुछ देश और दूसरे गुट में कुछ देश, और इन लोगों का युद्ध चलता है जो कि एक विचारों का युद्ध होता है। मतलब ये एक दूसरे से लड़ते हैं, पर वैसे नहीं लड़ते जैसे कि हथियार लेकर लड़ना, उस तरह का युद्ध नहीं, पर वैचारिक रूप से ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध है, मतलब मन की भावना से लड़ा हुआ युद्ध है। इसमें किसी प्रकार का भी सैनिक का प्रयोग नहीं होता। ये असैनिक युद्ध है, बिना अस्त्र शस्त्र से लड़े जाना वाला युद्ध, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हमेशा दोनों पक्ष को डर बना रहता है। दोनों पक्ष को ये डर बना रहता है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, परंतु युद्ध होता नहीं, सिर्फ उसकी संभावना बनी रहती है कि युद्ध होने वाला ही है। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि युद्ध होकर ही रहेगा और निरंतर इसमें संघर्ष चलता रहता है। यहाँ से कोई टिप्पणी करेगा, वहां से कोई बयान आएगा, इधर से किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के दोनों पक्ष उसमें लड़ते ही रहते हैं। इसके बाद ये इनके लड़ने का मुख्य कारण है कि ये अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। वो सामने वाले को नीचा दिखाकर और अपने को ऊपर दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और सामने वाला कमजोर है। इसके लिए वो बहुत ताकत लगाते हैं, विरोधी प्रयास करते हैं कि वो देश बहुत बेकार है, उस देश की नीतियां खराब हैं, उस देश के साथ इस तरह के किसी प्रकार की उसके साथ संधि नहीं करनी चाहिए, वो परमाणु बना रहा है। मतलब कुल मिला के एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना ही शीत युद्ध कहलाता है। इसमें धमकियां दी जाती हैं, बड़ी बड़ी धमकियां दी जाती हैं कि हम आप पे युद्ध कर लेंगे, हम आप पे आक्रमण कर देंगे। इस तरह की नीति अपनाते हैं और ये एक दूसरे को कूटनीति के द्वारा, उनकी एक नीति ही होती है कि अपने ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाओ और सामने वाले को अकेला छोड़ दो, वो उसको शत्रु अकेला रहे और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा वर्चस्व दिखाई दे। इस कारण दोनों शक्तियों में निरंतर युद्ध चलता रहता है, अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। और ये युद्ध की सिर्फ संभावना है, इसमें युद्ध होता नहीं है। आपको मन में ये बिठाल के रखना है कि जो शीत युद्ध है वो युद्ध की सिर्फ संभावना है, युद्ध नहीं होता। इसी पर डीएफ फ्लोमिंग के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है कि शीत युद्ध क्या है। उन्होंने बताया कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, बल्कि मनुष्यों के दिमाग में, मस्तिष्क से लड़ा जाता है।
और इसका से उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि दूसरों के विचारों पर नियंत्रण स्थापित करें, कि वो अनियंत्रित ना हो जाए, उनकी जो विचारधारा वो ज्यादा प्रसारित ना हो जाए, उनको थोड़ा कंट्रोल करना ही शीत युद्ध का उद्देश्य होता है। जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो इसका जो नकारात्मक परिणाम है वो शीत युद्ध के रूप में सामने आया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक नेगेटिव उसमें शीत युद्ध सामने आया, जिसमें केवल महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और तनाव की स्थिति ही बनी रहती। तो महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और तनाव की स्थिति रहती है। ये युद्ध सिर्फ एक बातचीत वाला युद्ध, वास्तविक युद्ध न होकर सिर्फ वातावरण और स्थिति को गंभीर बनाना, उसको एक कंडीशन क्रिएट करना कि युद्ध होने वाला, इस तरह की स्थिति उत्पन्न करना, दिमाग से लड़ा हुआ युद्ध और असैनिक युद्ध है। इस युद्ध में जासूसी की जाती है, दूसरे विरोधी शत्रु राष्ट्र की जासूसी की जाती है गुप्त रूप से, और छोटे छोटे गुप्त समझौते किए जाते हैं अन्य राज्यों के साथ, गुप्त समझौते करते हैं। समझौतों के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों में झूठ प्रसार किया जाता है, झूठ का प्रसार करते हैं, प्रशासनिक गठबंधन कर लेते हैं, ये लोग छोटे छोटे राज्यों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और तो और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये लोग सैनिक संगठन भी बनाते हैं कि हम मजबूत रहें, अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो हमारे पास शस्त्र हैं। मतलब इस समय जो शस्त्र है उनका बनाने की होड़ सी हो जाती है, लोग हथियार बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। और शीत युद्ध का मुझे अब ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध क्या है। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध का दौर, जो हमारा चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो मैं आपको बताऊं कि शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद उभर कर आया 1945 से। 1945 से 1990 तक ये दौर चला, लगभग 45 वर्ष तक ये दौर चला, और इसमें दो शक्तियां उभर कर सामने आई। एक शक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो थी वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली साबित कर रहे थे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। संयुक्त राज्य दोनों मिलकर अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए थे, एक दूसरे के प्रदर्शन में लगे हुए थे कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। शीत युद्ध केवल विचारों का युद्ध था, सिर्फ इन विचारों से ही युद्ध हुआ जा रहा था। जैसे अमेरिका महाशक्ति जो थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक थी, और जो सोवियत संघ था वो समाजवादी साम्यवादी का समर्थक था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पूंजी को निजी हाथों में सुरक्षित रखने और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने पर विश्वास रखती थी, और जबकि समाजवादी जो व्यवस्था है, साम्यवादी जो व्यवस्था है, वो जो सरकार के हाथ में पूंजी को और अधिकारों को सुरक्षित रखने के पक्षधर थी, और मजदूरों और श्रमिकों को हितकर कार्य करने के लिए, ये समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। तो ये दो प्रकार की महाशक्तियां सामने आ गई थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ का जो जन्म हुआ वो 1900, जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत संघ समाजवाद गणराज्य का जन्म, जिसको यूएसएसआर कहा जाता है, इसका जन्म हुआ। और इसमें जो यूएसएसआर था उसमें कुछ देश सम्मिलित थे, ये एक देश नहीं था, रूस उसका प्रधान था, और इसमें कुछ देश सम्मिलित थे। अब शीत युद्ध जो था, शीत युद्ध के उदय के कुछ कारण थे। शीत युद्ध कैसे उदय हुआ, उसके प्रमुख कारण हैं। शीत युद्ध दो शक्तियों के, शीत युद्ध के जो उदय का कारण था उसमें
जो हथियार बनाने के लिए स्पर्धा लगी हुई थी वो शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। शीत युद्ध इसलिए प्रारंभ हुआ कि जब दो शक्तियां अपने अपने हथियार बनाने के लिए प्रयास करने लगी तो हथियारों की होड़ सी मच गई और लोगों ने जो महाशक्तियां थी वो इकट्ठा करने लगी कि कैसे शस्त्रों का प्रयोग किया जाए, कैसे शस्त्र इकट्ठे किए जाए और दूसरी शक्ति को अपना दबदबा दिखाया जाए। तो शीत युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला तो विचारधाराओं का टकराव था। ये विचार ही नहीं मिल रहे थे दोनों देश, दोनों महाशक्तियों के। एक अलग विचारधारा पूंजीवादी, एक अलग विचारधारा समाजवादी साम्यवादी। इन दोनों विचारधाराओं में टकराव उत्पन्न हुआ और शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। परस्पर संदेह की दृष्टि, जो परस्पर इन दो जो महाशक्तियां थी इन लोगों के बीच में परस्पर संदेह की दृष्टि से ही देखते थे। उनको ये लगता था कहीं यूएसएसआर परमाणु बम तो नहीं बना रहा, वो सोवियत संघ सोचता था कहीं अमेरिका को परमाणु बम तो नहीं बना रहा है। इस तरह दोनों देशों में एक टकराव से उत्पन्न हो गई और इनकी उदय होने हुआ। उसके अलावा और भी कारण थे जिसके कारण शीत युद्ध आगे बढ़ा। शीत युद्ध के बहुत सारे कारण हैं, जैसे सोवियत यूरोप का सोवियतीकरण। जो रूस था वो यूरोप में अपना जो सोवियत संघ का प्रभाव था उसको दिखा रहा था, उसको बढ़ा रहा था। तो उसके कारण भी इन लोगों के बीच में, दोनों शक्तियों के बीच में एक प्रकार से दरार पड़ी और शीत युद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार की गतिविधियां हुई। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जानना बहुत आवश्यक है कि इसके बिना आप शीत युद्ध को समझ पाने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि शीत युद्ध में विश्व युद्ध का क्या रोल था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। 14 में प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला। जो ये युद्ध था वो 1914 से 18 तक चला और ये जो युद्ध था इसके दो ग्रुप बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र संघ और दूसरा ग्रुप था धुरी राष्ट्र संघ। धुरी एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र था उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ था, जिसमें ब्रिटेन फ्रांस उसके साथ ही थे और सोवियत संघ भी उसी के साथ था। उसके बाद जो महाशक्ति थी वो धुरी राष्ट्र थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी दोनों सम्मिलित थे और इनमें 1914 से 1918 तक युद्ध चला और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो मित्र राष्ट्र संघ थे वो तो विजय हुए और जो धुरी राष्ट्र थे वो उनकी हार हुई, जिसमें जर्मनी की बहुत बुरी तरह हार हुई और जो अमेरिका थी उन्होंने हारी हुई जो जर्मनी थी उसके साथ एक वारसाई की संधि करी। 1919 में एक वारसाई की संधि करी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नियम जर्मनी पर थोप दिए गए। जैसे जर्मनी के राज्य का विभाजन कर लिया, विचित राष्ट्रों ने थोड़ा थोड़ा पार्ट अपने अपने पास रख लिया और जर्मनी का विभाजन कर दिया। उसके बाद भी जर्मनी के पास इतना ज़्यादा जुर्माना लगा लिया कि उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठप हो गई। उसके बाद उसकी नदियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया कि उसका जल सब उपयोग करें और उसकी जो सेना थी, सेना को भी आपस में बांट लिया। इस स्थिति में जर्मनी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। जर्मनी को बहुत अपमान महसूस हुआ। एक तो हार हुई, उसके साथ साथ ये भी हुआ कि उसकी जो संपत्ति थी उस पर भी उसका अधिकार नहीं रहा और उन पर हजारों लाखों रुपए का हर्जाना लगा दिया गया। युद्ध समाप्त हो गया। समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद 1921 में एक जर्मनी में एक नाजीवादी नेता का उदय हुआ जिसका नाम था हिटलर। हिटलर का नाम आपने सुना होगा।
एक तानाशाही शासक था, वो उसकी नीति बहुत साम्राज्यवादी थी, वो बहुत साम्राज्य का विस्तृत करने के लिए और जर्मनी खासकर उसे जर्मनी का जो अपमान हुआ था मित्र राष्ट्र के द्वारा उसका बदला लेने के लिए वो प्रयास कर रहा था और उसने निरंतर इस प्रयास को जारी रखा और इसने जापान इटली से मित्रता के संबंध स्थापित करे और संगठित होकर इन लोगों ने जर्मनी जापान इटली ने मिलकर मित्र राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया जिसे द्वितीय विश्व युद्ध का नाम दिया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और जब युद्ध चला ये युद्ध भी 1945 तक चला। युद्ध की समाप्ति उस समय हुई जब अमेरिका ने जापान पर 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए। जब परमाणु बम गिराए तो वहां पर उन परमाणु का कुछ नाम भी उन्होंने रखा था, लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन। ये दो परमाणु बम उस पर गिराए और जापान को अस्त व्यस्त कर दिया और वहाँ की जो जनसंख्या थी उसको नष्ट कर दिया। कुल मिला के एक बहुत बड़ी आपदा थी, ये बहुत बड़ी घटना थी द्वितीय विश्व की समाप्ति के समय जापान पर अमेरिका द्वारा बम गिराना। बम गिराने से इतनी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई कि वहाँ पर आज भी कुछ जगहों पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं। इतनी स्थिति गंभीर थी उस परमाणु बम के प्रभाव से। युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद जर्मनी ने हार स्वीकार करी। जापान तो नष्ट हो ही चुका था, जर्मनी ने भी हार स्वीकार कर ली और युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी ने समर्पण कर दिया और हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यहाँ पर युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद शीत युद्ध का दौर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 45 वर्ष तक चला, जिसमें पूंजीवादी शीत युद्ध केवल विचारधाराओं का युद्ध था और इसमें जो महाशक्तियां पूंजीवादी का समर्थन अमेरिका करती थी और सोवियत संघ जो था वो समाजवादी का पक्षधर था। अब द्वितीय विश्व का जो द्वितीय ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, द्वितीय ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ से तात्पर्य है कि जो पृथ्वी थी, धरती थी, उसको दो भागों में बांट लिया गया महाशक्तियों ने। द्विध्रुवीयता का प्रारंभ, द्विध्रुवीयता तब स्टार्ट हुई 1945 में। युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व समाप्त हो गया और राजनीति में दो महाशक्ति उभर कर आई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। सोवियत संघ जब ये दो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि इन दोनों में कुछ मतभेद आया और ये अलग अलग हो गई शक्तियां, जिसमें सबसे पहले जो दो भागों में पृथ्वी को बांट दिया गया। पहले इसका विभाजन जर्मनी से हुआ, यूरोप में जर्मनी देश से इन दो देशों का विभाजन हो गया। एक जो पश्चिमी क्षेत्र था उसको कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका और जो पूर्वी क्षेत्र था उसको कहा गया यूएसएसआर, जो कि समाजवादी था। और इनके साथ साथ इसे पहली दुनिया, जो पश्चिमी खेमा है उसे पहली दुनिया और जो पूर्वी खेमा है उसको दूसरी दुनिया कहा गया। दोनों शक्ति अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधि समझौते करने में लग गई। इनको लगने लगा कि हम जितने ज़्यादा संधि समझौते करेंगे और छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे, इससे उनको बहुत लाभ होगा। तो दोनों खेमे, पूर्वी और पश्चिमी दोनों खेमे अपने अपने साथ मित्र बनाने का प्रयास में लग गए और प्रयास करने लगे कि शत्रु अकेला रह जाए और सारे मेरे साथ आ जाएं। इस तरह उन्होंने प्रयास शुरू किया। तो हम देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को छोटे छोटे राज्यों से क्या लाभ, परंतु वो प्रयास करते थे कि उनको अपने साथ सम्मिलित कर लिया जाए। तो सबसे पहला कारण था सुरक्षा संबंधी कार्यों में वो छोटे छोटे राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते थे जिससे वे राज्य जुड़े रहते थे उनके साथ, और हथियार अस्त्र शस्त्र प्रदान करते थे। तो छोटे छोटे राज्य उनके साथ संबंध बनाए रखते थे कि आवश्यकता पड़ेगी तो ये अस्त्र शस्त्र हमें देंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। और आर्थिक सहयोग की भावना से भी ये लोग उनके साथ जुड़े रहते थे, क्योंकि ये इनको जो महाशक्तियां हैं वो छोटे छोटे राज्यों को आर्थिक सहयोग
करती रहती थी। ये कारण था छोटे छोटे राज्यों को महाशक्तियों से जुड़ने का। इसके बाद हम देखेंगे कि महाशक्तियों को छोटे छोटे राज्यों से क्या लाभ था। वो तो भाई महाशक्ति थी, छोटे राज्य ऐसे जुड़े, भाई उनकी आवश्यकता थी सुरक्षा, आर्थिक लाभ और, परंतु जो छोटे छोटे जो बड़ी शक्तियां थी उन्हें छोटे राज्यों से क्या लाभ, तो उन्हें भी बहुत सारे लाभ थे, क्योंकि उन्हें उन छोटे छोटे राज्यों से संसाधन मिल जाते थे जिससे वो अपना भरण पोषण करें। जैसे कई जगह पेट्रोलियम मिलता है, तेल खनिज मिलते हैं, तो उन राज्यों को मिलाना बहुत आवश्यक है क्योंकि उनसे आवश्यकता की पूर्ति होगी। और दूसरा भू क्षेत्र मिलते थे सेना रखने के लिए, गुप्त जासूसी करने के लिए, और कहीं पर युद्ध करने के लिए एक अड्डा मिलता था। इस कारण वो वहां पे छोटे छोटे राज्यों को बनाए रखते थे। और आर्थिक मदद से मतलब कि छोटे छोटे राज्य भी जरूरत पड़ने पर मदद करते थे। तो इस तरह हम देखेंगे कि विश्व दो ध्रुवों में बट गया था और इस तरह अपने अपने पास शक्ति का प्रसार करने में लगे हुए थे। अब इसके बाद सैन्य संधि संगठनों की स्थापना की जा रही थी। इधर यूएसए अपने तरफ सैन्य संगठन की स्थापना कर रहा था, उधर सोवियत संघ भी अपने लिए सैनिक संगठन बना रहा था। इधर नाटो की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। 1949 में उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के नाम से एक नाटो की स्थापना करी गई, जो कि सैन्य संगठन था। इसमें 11 सदस्य थे और ये सब सदस्य जो सदस्य राज्य थे वो मिलजुल कर युद्ध लड़ने की तैयारी करते थे। अगर किसी एक राज्य पे किसी ने हमला किया तो ये सब मिलकर उसका प्रतिशोध लेंगे मिलकर, इस तरह की उनकी एक यूनिटी बनी हुई थी। इसके बाद एक आता है सीटो का मतलब होता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई संघ संगठन। ये 1954 में बनाया गया था। ये भी सैन्य संगठन था और इसका उद्देश्य यही था कि जो सोवियत संघ का प्रभाव है, जो सोवियत संघ अपना साम्यवाद बढ़ा रहा, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें भी कुछ सदस्य देश थे, करीब 8 सदस्य थे इसमें। इसके बाद आता है सेंटो भी एक संगठन था जिसका नाम है केंद्रीय संघ संगठन, जिसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी कहा जाता है। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, पाकिस्तान और यूके जैसे देश इसमें शामिल थे। और ये जो पैक्ट था ये इराक में बना था, इसलिए इसका नाम बगदाद पैक्ट भी है। ये 1955 में बनाया गया था। जब ये संगठन बन गए तो सोवियत संघ भी, जब उसको पता चला कि ये संगठन कर रहा है, सैनिक संगठन कर रहा है, तो सोवियत संघ ने भी अपना एक समझौता किया जिसे को वार्सा पैक्ट कहा जाता है, वार्सा संघ कहा जाता है, वार्सा समझौता कहा जाता है। ये इनने भी कुछ देशों के साथ संगठित होकर एक सैन्य संगठन बनाया और जिसको वार्सा पैक्ट का नाम दिया क्योंकि ये पोलैंड की राजधानी वार्सा में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मॉस्को में है। इसका भी काम वही है कि जो बढ़ते हुए अमेरिका के साम्राज्यवाद को रोकने का प्रयास करना, शांति स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना और छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ सम्मिलित करना और अपनी शक्ति का विस्तार करना। इस प्रकार ये अपने वर्सा पैक्ट भी बन गया। अब सब दोनों के पास सैनिक शक्तियां उपलब्ध हो गई। सबसे बड़ा मोड़ तब आया, ये शीत युद्ध में सबसे बड़ा या चरम कहना चाहिए तब आया जब कोरिया मिसाइल संकट हुआ 1962 में कोरिया मिसाइल संकट पूरे विश्व के सामने आया कि जो कोरिया देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बहुत निकट है, तटीय एक महाद्वीपीय देश है, परंतु वहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था थी वहां पर, और वो रूस का मित्र था। रूस और उनके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। इस कारण रूस ने सोचा, उस समय रूस के जो प्रमुख हुआ करते थे वो निकिता क्रुश्चेव थे और उन्होंने ये सोचा कि कोरिया में अस्त्र शस्त्र रख के वहां से अमेरिका को आघात किया जा सकता, अमेरिका को वहां से युद्ध में हराया जा सकता है या अपना प्रभाव दिखाया जा सकता है। तो उन्होंने क्यूबा को अपना सैन्य अड्डा बनाया, मिसाइल सैन्य अड्डा बनाया और वहां पे अपनी मिसाइलों को इकट्ठा करने लगे, वहां पर अपनी अस्त्र शस्त्र को रखने लगे। उसकी बात वहां के राष्ट्रपति जॉन एस कैंडी को जब पता चली तो उन्होंने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी और
उन्होंने जो रूस के प्रमुख थे उनको ये कहा कि आप अपने जो जंगी जहाज हैं, जो जंगी बेड़े हैं, उनको वापस बुला लें। तो इस कंडीशन में इन्होंने भी अपने जंगी बेड़े भेजे और सोवियत संघ ने अपने जहाजी बेड़ों को वापस ले लिया और ये युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध की पूरी स्थिति बन गई थी कि एक तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, परंतु उस स्थिति में रूस की समझदारी से ये युद्ध टल गया। इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम कहा जाता है कि शीत युद्ध बिल्कुल शीत युद्ध का चरम था। शीत युद्ध खत्म हो गया, यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध हो जाता। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। शीत युद्ध शीत युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं जो आपको कट कर दो। अभी हमने क्यूबा युद्ध के बारे में, क्यूबा संकट के बारे में देखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि शीत युद्ध का विकास किस तरह हुआ। शीत युद्ध के विकास में जो प्रमुख भूमिका थी विंस्टन चर्चिल के बयान की थी, जो 1946 में प्रसारित हुआ। उन्होंने ये बयान दिया कि सोवियत संघ की जो साम्राज्यवादी नीति है या साम्यवादी नीति है, उसको किसी भी तरह से मतलब औपचारिक अनौपचारिक किसी भी तरह से उसको रोकना अति आवश्यक है। और इससे संयुक्त राज्य जो सोवियत संघ था उसके प्रति उसके मन में एक प्रकार से संदेह की भावना घर कर गई और उससे शीत युद्ध का विकास शुरू हुआ। इसके बाद आता ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो 1947 में ट्रूमैन जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि सोवियत संघ का जो साम्यवाद है उसका हर प्रकार से विरोध किया जाए, उसे रोका जाए, उसकी जो साम्राज्यवादी नीति है उसको रोका जाए। ये भी शीत युद्ध के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इसका प्रश्न पूछा जाता है ट्रूमैन थ्योरी क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा एक सिद्धांत बनाया गया था कि किसी भी तरह जो सोवियत संघ है उसकी साम्यवादी के प्रसार ना हो पाए, उसको रोका जाए। इसके बाद 1947 में मार्शल योजना आती है अमेरिका की तरफ से। इस योजना के अंतर्गत वो छोटे छोटे देशों को अपने साथ संगठित करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आते हैं कि आर्थिक हित इनका करेंगे तो ये हमारे साथ या हमारी जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया कि जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों पूर्वी पश्चिमी यूरोप के जो राज्य हैं उनको करीब 12 अरब डॉलर की योगदान दिया जाए, डॉलर दिए जाएंगे, जिससे वो अपना पुनर्निर्माण कर सके, अपना विकास कर सकें। तो इस योजना का बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है नजरिया कि ये चाहता है कि हमारी पूंजीवादी व्यवस्था में वृद्धि हो और साम्राज्यवाद का जो वर्चस्व है वो समाप्त हो। इसके बाद जर्मनी की नाकाबंदी भी शीत युद्ध के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जब द्वितीय विश्व के बाद जर्मनी को जीतने के बाद मित्र राष्ट्रों ने उसका विभाजन कर लिया था। अलग अलग पार्ट सबने अपने अपने ले लिए थे, 4 भाग जर्मनी के किए हुए थे। लेकिन सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को एक संदेह की हमेशा बने रहता था कि ये जर्मनी का या तो अमेरिका अपने में वर्चस्व स्थापित कर लेगा या सोवियत संघ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। इस डर से उन्होंने एक नाकाबंदी कर दी उस जर्मनी की कि कोई जो दूसरे पार्ट का नाकाबंदी के दौरान इस पार्ट में आए और ना इस क्षेत्र का व्यक्ति उस क्षेत्र में जाए। इससे जर्मनी में बहुत ज़्यादा अस्त व्यवस्था फैल गई। हमने आपको पहले भी बताया है कि सैन्य संगठनों की स्थापना की गई, जैसे नाटो, सीटो और सेंटो। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये नाटो सीटो संगठन क्या है, उनका फुल फॉर्म क्या है। इसको आपको याद करना है और आपको इस पर नोट्स बनाने हैं। क्यूबा की स्थिति आपको बताई थी मैंने, पूरा क्यूबा मिसाइल संकट आपको बता दिया है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्नों पर। मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। प्रश्न है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, समझाइए।
दूसरा है शीत युद्ध का मुख्य कारण लिखिए। तीसरा है नाटो की स्थापना क्यों की गई। चौथा है शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और इनकी तैयारी कीजिए, ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे।